नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने हरियाणा जीके की शुरुआत की थी और उसमें हमने हरियाणा का परिचय किया था, जो कि हमने कुछ हद तक ही किया था। तो उससे आगे का जो हमारा पार्ट है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे कि हरियाणा के राजकीय खेल से। हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो हरियाणा सरकार ने कुश्ती को राजकीय खेल घोषित किया हुआ है, और इससे संबंधित जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे। हरियाणा सरकार ने कुश्ती को राजकीय खेल कब घोषित किया? तो 1982 में कुश्ती को राजकीय खेल घोषित किया गया था। हरियाणा में जो कुश्ती है इसको दंगल भी बोलते हैं। जैसे दंगल, इस पे हमारे यहाँ एक मूवी भी बनी हुई है, और जो पुराने टाइम से ही जो चला आ रहा है, कुश्ती को दंगल ही जो बोला जाता है। ओलंपिक में ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले हरियाणवी पहलवान की बात करें तो सुशील कुमार पहले हरियाणवी पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीता था। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले भारत के पहले पहलवान की बात करें तो वो भी हमारे सुशील कुमार ही ऐसे पहलवान हैं जो ओलंपिक में कुश्ती में 2 पदक जीते हैं, जिन्होंने बीजिंग में 2008 में कांस्य पदक जीता था उन्होंने, और लंदन में जो ओलंपिक्स हुए उन्होंने उसमें 2012 में रजत पदक जीता था। दंगल फिल्म जो है वो फोगाट बहनें, जो हमारे दादरी ज़िले से हैं, गीता और बबीता फोगाट, उनके जीवन पर आधारित है। हरियाणा में प्रसिद्ध दंगल मेला लगता है। तो अब जब हम कुश्ती या दंगल के बारे में बातें कर रहे हैं तो जहाँ तक हमारे से हो सके वहाँ तक हम इसकी जो भी हमें नॉलेज मिली वो मैंने सब इकट्ठा की है इन नोट्स में। हरियाणा में प्रसिद्ध जो दंगल मेला है वो जतौली, सोनीपत और गोहाना में लगता है। जबकि हरियाणा में सर्वाधिक अखाड़ों की बात की जाए तो सर्वाधिक अखाड़े सोनीपत और रोहतक में हैं। किस हरियाणवी पहलवान को भारत केसरी की उपाधि मिली थी? महाबली सतपाल जो हमारे पहलवान थे सोनीपत से, उनको भारत केसरी की उपाधि दी गई थी। भारत केसरी जो दंगल है वो हर साल पंचकुला में आयोजित किया जाता है। हरियाणा के राजकीय वृक्ष की बात करें अब। हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल को राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है। पीपल को पवित्र अंजीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अंजीर कुल के जो पौधे हैं उनसे संबंध रखता है। पीपल का जो वैज्ञानिक नाम है वो फिकस रिलीजियसा, इसको कोई रिलीजियोसा बोल सकता है, कोई रिलीजियसा बोल सकता है, लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन से क्या, हमें अपने ऑप्शन से मतलब है कि वैज्ञानिक नाम जब अगर पूछा जाए तो हम इसका आंसर करके आएंगे फिकस रिलीजियसा। इसकी जो वनस्पति का जो परिवार है, वनस्पति मतलब इस पौधे का जो परिवार है वो अंजीर कुल का है। अंजीर कुल को ही मोरियेसियाई बोल दीजिए, फिग फैमिली बोल दीजिए, लेकिन जो फिग फैमिली आने के पेपर में आने के चांस कम होते हैं। जो जटिल शब्द होता है वही एग्ज़ाम में क्वेश्चन देने वाले प्रीफर करते हैं कि हम जटिल शब्द दें तो हमें पेपर देने वाले की एजुकेशन का पता चले। रिलीजियसा जो शब्द है वो धार्मिक से संबंधित है, और फिकस जो शब्द है वो अंजीर कुल से है, इसीलिए इसको पवित्र अंजीर बोल दिया जाता है। अब इसी कुल के 1-2 पौधे और हैं, जैसे बरगद, वो भी हरियाणा से ही संबंधित है। हरियाणा में बरगद की भी एक अहम वैल्यू है, वो भी इसी अंजीर कुल का ही पेड़ है, जिसको फिकस बेंगलेंसिस बोल दिया जाता है। अब मैं दोबारा फिर कहूँगा कि प्रोनाउंसिएशन की ओर हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो शब्द जो लिखा गया है हमें ऑप्शंस में जो मिलता है हमें वहाँ पे ये ध्यान देना है। बरगद को फिकस बेंगलेंसिस बोल दिया जाता है। अंजीर जो है इसको फिकस कैरिका बोल दिया जाता है, कोई सेरिका बोल देते हैं इसको, लेकिन हमारा जो मेन काम है उसकी तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। पीपल एक बड़ा छायादार और सदाबहार वृक्ष होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो दिल के आकार की होती हैं। हरियाणा के एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें जो भी कुछ मिले उस चीज़ के बारे में हमें वो छोड़ना नहीं चाहिए। पीपल के पेड़ की खासियत क्या है कि यह दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसलिए इसे जीवनदायी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी आयु बहुत लंबी होती है। कई जगह तो पीपल के पेड़ सैकड़ों सालों तक भी हमें अपने फल देते रहते हैं। इसकी आयु बहुत लंबी होती है। पीपल का पेड़ भगवान विष्णु, बुद्ध और शिव से जुड़ा होने के कारण इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति पीपल के ही नीचे हुई थी। जो बोधि वृक्ष जो है वो बोधि वृक्ष तो बुद्ध के कारण उसको बोला जाता है, वैसे वो एक पीपल का पेड़ है। हरियाणा सरकार ने पीपल जैसे पेड़ों को बचाने के लिए कुछ स्कीम्स भी शुरू की हैं, जैसे एक पेड़ एक ज़िंदगी है, हरियाणा हरित मिशन है। ऐसी योजनाएं हरियाणा सरकार ने
शुरू की हुई हैं पीपल के पेड़ को या पीपल जैसे और भी पेड़ों को बचाने के लिए। पीपल के पेड़ की जो छाल है, पत्ते हैं और फल हैं, ये सब औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण भी ये बहुत महत्व रखते हैं। इनसे श्वास की, मधुमेह की और त्वचा रोगों की औषधियाँ बनती हैं। पीपल का जो हमारा पेड़ है वो मुख्य रूप से फतेहाबाद, भिवानी, जींद, हिसार और करनाल जिलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। हरियाणा की पूजा परंपरा में जिस वट वृक्ष की या वट पत्र की जिसकी पूजा की जाती है वो पीपल का ही पत्ता है। तो अब हम हरियाणा के राज्य फूल पे आ जाते हैं। जो कमल जो है हमारा, उसको हरियाणा सरकार ने राजकीय फूल का दर्जा दिया हुआ है, जिस कमल का वैज्ञानिक नाम नीलुम्बो न्यूसीफेरा है। नीलुम्बो न्यूसीफेरा, इस शब्द को हम बड़े ही ध्यान से याद रखेंगे। कमल को संस्कृत में पद्म भी कहा जाता है। हरियाणा के यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र के कुछ तालाब जो हैं वो कमल के लिए बहुत मशहूर हैं। कमल का फूल वर्षा और शरद ऋतु में ज़्यादा खिलता है। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य प्रतीक में भी, जो हमारी सरकार ने जो हमारा स्टेट एम्बलम बनाया हुआ है, हमारे राज्य का जो प्रतीक बनाया है, उसमें भी कमल को जलाशय में उगता हुआ दिखाया गया है। कमल का उल्लेख भगवद गीता में भी निष्काम कर्म के लिए, मतलब कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहने का जो प्रतीक है, उसके रूप में कमल का उल्लेख मिलता है। कमल का फूल जलाशयों में ऑक्सीजन संतुलन बनाता है और मच्छरों की वृद्धि को रोकता है। ये कमल के फूल की खासियत है। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पुष्प है वो ग्लेडियोलस का फूल है, और ग्लेडियोलस की खेती का समय होता है अक्टूबर से नवंबर। ग्लेडियोलस की जो राज्य में सर्वाधिक खेती है वो फरीदाबाद ज़िले में की जाती है। ग्लेडियोलस फूल जो है हमारा, उसके पौधे की ऊंचाई 2 से 8 फुट तक होती है। इस फूल का एक दूसरा नाम भी है जिसको लिली तलवार कहते हैं। इस फूल की कुल 260 के आसपास प्रजातियां हैं। ये फूल 10 से 14 दिनों तक खिलता है। इसके लिए बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है और उसका मृदा का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। इसके लिए तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उचित है। अब बात करें हरियाणा की राजकीय भाषा की, तो हिंदी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हरियाणा की जो सहायक भाषा है, मतलब सेकंड लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, कि कोई भी राजकीय भाषा होती है वही ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो उसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज होती है सहायक भाषा, वो पंजाबी को हमारी सहायक भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को हरियाणा की राजकीय भाषा कब बनाया गया, तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ, तभी जब राजकीय भाषा की ज़रूरत महसूस हुई तो हिंदी को उसका दर्जा दिया गया। हरियाणा में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा या बोली जिसकी हम बात करें तो वो हरियाणवी है। हरियाणा का राजकीय कामकाज हिंदी में ही होता है। संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी भी राज्य को अपनी राजकीय भाषा स्वयं निर्धारित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। हमारी जो हरियाणवी भाषा है उससे संबंधित एक कहावत बहुत मशहूर है, जिसको बोलते हैं कि हरियाणवी में दिल भी है, मिठास भी और जोश भी। हरियाणा सरकार ने 1969 में पंजाबी भाषा को दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया था। हरियाणा में कुल डाकघरों की बात करें तो 2689 डाकघर हरियाणा में है। हरियाणा राज्य का जो डाक सूचक है वो 12 या 13 है। मतलब जैसे भी हम किसी भी डाक सूचक यानी पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसकी 12 व 13 से जो पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड जो शुरू होते हैं वो हरियाणा से संबंधित होते हैं। ये पिन कोड क्या होता है, ये एक 6 अंकों का अंक होता है, जिसमें जो पहला अंक है वो किसी भी क्षेत्र को बताता है, जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा ये सब हो। दूसरा जो अंक है उसके उप क्षेत्र को बताता है, जैसे ये किस रीजन में आता है, जैसे उत्तर भारत, दक्षिण भारत आदि। तीसरा जो अंक है वो उसके सॉर्टिंग, मतलब डाक की छटाई के डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होता है। और जो अंतिम 3 अंक होते हैं वो किसी भी स्थानीय डाकघर के होते हैं। डाक सूचक यानी पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को श्री राम भिक्षु वेरली के द्वारा की गई थी, जो उस समय हमारे पोस्ट विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, उसकी कोई रेंज नहीं है। तो हमें जो भी चीज़ आगे हमारे सामने आए उससे संबंधित, मतलब जो भी हमें नॉलेज कुछ ऐसा लगे कि हाँ ये हमारे पेपर के लायक है, तो हमें उसको अपने साथ जोड़ ही लेना चाहिए। हरियाणा में कुल वेयर हाउसों की संख्या की हम बात करें तो बहुत सी बुक्स में 108 है, और हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अनुसार फ़िलहाल 112 वेयर हाउस कार्यान्वित हैं। अब हम हरियाणा के
कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो हमें पता ही होनी चाहिए। जैसे हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कुल ज़िले कितने थे? 7 ज़िले थे। इसके लिए मैंने कई बुक्स पढ़ी, लेकिन उनमें अलग अलग कुछ कुछ ट्रिक दी गई थी, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया यही लगी कि एक शब्द है अक्रम जगह, जिससे हम ये 7 शब्द के एक नाम है अक्रम जगह है, तो इससे हमारे 7 ज़िले कवर हो जाते हैं। जैसे ऐसे अम्बाला, कैसे करनाल, रैसे रोहतक, मैं से महेंद्रगढ़, जैसे जींद, गैसे गुरुग्राम, हैसे हिसार। मतलब कुल मिलाकर अक्रम जगह शब्द ऐसा है कि आसानी से याद हो सकता है। तो मेरी सलाह यही है कि इस ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं। हरियाणा गठन के समय जो ज़िले थे उनमें क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला जो था वो जींद था, और हरियाणा गठन के समय जो ज़िले थे उनमें सबसे बड़ा जो ज़िला था वो हिसार था। हरियाणा का जो क्षेत्र है ना, वो भारत के एक पड़ोसी देश भूटान के क्षेत्र के लगभग बराबर है। हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी की बात करें तो 444.52 किलोमीटर यानी लगभग 300 मील की दूरी हम कर्क रेखा से हैं। हरियाणा का आकार जो है, हरियाणा की शेप विषम बाहु चतुर्भुजाकार शेप है, या इसको षटकोणीय पतंगाकार भी कह सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं इन पतंग वगैरह की शेप को। हरियाणा का जो प्रवेश द्वार है वो बहादुरगढ़ को बोला जाता है। हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि जैसे ही हम दिल्ली से हरियाणा में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले बहादुरगढ़ ही देखने को मिलता है। तो कोई भी शहर जो राजधानी से प्रवेश करते समय हमारे सबसे पहले आता है तो हम अंदाज़ भी लगा सकते हैं इसको। हरियाणा का हृदय जो है वो जींद को कहा जाता है, क्योंकि जींद के साथ बहुत से ज़िलों की बाउंड्री भी लगती है। हरियाणा का जो प्राचीन नाम है, कहीं ब्रह्माव्रत, कहीं आर्याव्रत, कहीं ब्रह्मव्रत, कहीं ब्रह्मा के उत्तरवेदी, हमारे पुराने ग्रंथों में हमारे हरियाणा के लिए बहुत से नाम दिए गए। हरियाणा केसरी, पंडित नेकीराम शर्मा जी जो हैं उनको हरियाणा केसरी की उपाधि दी गई है। हरियाणा का निर्माता या शिल्पी, अब हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी इसमें, क्योंकि निर्माता और शिल्पी दोनों एक ही चीज़ होते हैं। जब चाहे हमारे एग्ज़ाम में निर्माता पूछ ले या शिल्पी पूछ ले, हमें चौधरी बंसी लाल का ही नाम आंसर करके आना। हरियाणा गठन के समय जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हरियाणा गठन के समय जो हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। अब हमारे से ये पूछ ले कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जाहिर सी बात है कि हमें पता ही होता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। सभापति आ जाए, अध्यक्ष आ जाए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हम आंसर कर देंगे। हरियाणा गठन के समय प्रधानमंत्री, हम श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे हरियाणा के गठन के समय हमारी प्रधानमंत्री थी। हरियाणा गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो सरदार हुकुम सिंह जी उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे। हरियाणा गठन के समय देश के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति S.K. राव उस समय हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे। हरियाणा के गठन के समय लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो S.V. कृष्णमूर्ति राव, वो हमारे हरियाणा गठन के समय लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति मेहर सिंह जी। हरियाणा गठन के समय अगर लोकसभा की बात करें तो तीसरी लोकसभा उस समय चल रही थी। हरियाणा गठन के समय हमारी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की बात करें तो उस समय 54 सीटें विधानसभा में तय की गई थी। उसके बाद मार्च 1967 में अगले ही वर्ष उन सीटों को बढ़ाकर 81 किया गया, यानी 81। फिर 10 साल बाद 1977 में 90 विधानसभा सीटें की गई, जो आज तक चलती आ रही हैं। हरियाणा गठन के समय देश के वित्त मंत्री की बात करें तो सचिंद्रा चौधरी उस समय देश के वित्त मंत्री थे। हरियाणा गठन के समय देश के महान न्यायवादी की बात करें तो C.K. दफ्तरी उस समय देश के महान न्यायवादी थे। हरियाणा का गठन किस वित्त आयोग के दौरान हुआ? तो चौथा वित्त आयोग उस समय चला हुआ था, जो कि 1965 से 70 तक जो वित्त आयोग चला था उसके अध्यक्ष थे P.V. राजा मन्नार जी। तो आज का हमारा काम यहीं समाप्त होता है। जिस भी भाई बहन ने ये वीडियो देखी है, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को नौकरी लगवाना चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगवाना चाहता हूँ। और अगर आप भी इसी उद्देश्य से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इन नोट्स को एक बार अपने हाथ से ज़रूर लिखिएगा, और इनको एक बार हाथ से लिख के एक बार कम से कम इनको पढ़िएगा भी ज़रूर, क्योंकि लिखना जो है वो एक बहुत ही काम, विद्यार्थी के लिए बहुत काम की चीज़ होती है। तो कृपया करके अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन नोट्स को आप खुद ये सोचिए कि ये ऐसे ही नोट्स हमें ये प्रिपेयर करने। जब आप इनको प्रिपेयर करोगे ना, तो एक बार आप इनको हाथ से लिखोगे और एक बार या 2 बार भी इनको पढ़ लिया तो आपके दिमाग में छप जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी विषय है उससे संबंधित मैं सारी चीज़ें आपको दिलाऊँ। मैं
आगे आगे चल के इस हरियाणा जीके को हम इतना इकट्ठा कर लेंगे कि और कहीं से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो कृपा करके इनको ज़रूर पूरे ध्यान से पढ़ के और इनको कॉपी में ज़रूर उतारें। विश यू ऑल द बेस्ट।